हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज अपने 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उसको देखकर अपनी तैयारी को आगे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी चीजें करवाई जा रही हैं। एमसीक्यू बाद में करवाए जाएंगे। इस तरीके से आपको सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब चीजें वैसे मैंने आपको करवाई हुई हैं, लेकिन वही बात है, किताब का अपने को लेकर सारी चीजें करनी होती है तो अपने करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है पादपों में श्वसन। चलिए श्वसन की बात करते हैं पहले, सबसे पहले कि श्वसन होता क्या है। श्वसन श्वसन पादपों की, जंतुओं की बाद में बात करेंगे, पहले श्वसन की बात करते हैं। श्वसन वास्तव में होता क्या है? आप सभी के दिमाग में आता है श्वसन कि सांस लेना श्वसन है। छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सांस लेना। फिर थोड़े से और बड़ी क्लास में आते हैं तो कह देते हैं कि शुद्ध वायु को ग्रहण करना, अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। फिर थोड़ा सा बड़ा और क्लास में आते हैं तो कह देते हैं कि O2 को ग्रहण करना, CO2 को बाहर निकालना। फिर और थोड़ा सा बड़ी क्लास में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, एटीपी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। एटीपी का पूरा नाम बहुत बार बता दिया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही अगर ग्लूकोज का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में हो, O2 की अनुपस्थिति में हो, तो उसे हम बोल देते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनोक्सी श्वसन। या पादपों में बात करें तो किण्वन। जंतुओं में हम श्वसन वैसे तो पादपों में भी पढ़ चुके हैं जब हमने आपकी बायोलॉजी करवाई थी, लेकिन 11th क्लास की बायोलॉजी हम दोबारा से शुरू की है तो इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। जंतुओं में तो चलो मान लेते हैं कि हम सांस नाक के द्वारा लेते हैं, फेफड़े होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जंतुओं में कैसे क्या सिस्टम हुआ, पादपों में क्या सिस्टम होता है, तो हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। क्या पादप सांस लेते हैं? पहली बात। दूसरा है ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर किण्वन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीश्वसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्वसनीय संतुलन चार्ट पढ़ेंगे, फिर एफिबोलिक पथ क्रम पढ़ेंगे और फिर हम सांस गुणांक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, बिल्कुल। ये एक कॉमेडी टाइप बनता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, मर ना जाए इसलिए जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, यानी कि हमें सांस लेना जरूरी क्यों है? हमें ये बात पता चल गई कि हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो, सूक्ष्म जीव हो, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? बिल्कुल सभी जीवधारी होते हैं वो श्वसन करते हैं। जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु, यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें अपने शरीर में जितने भी जीवधारी हैं उनको काम करने के लिए, काम क्या हो सकता है कि वो किसी चीजों का अवशोषण कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, चीजों का परिवहन कर रहे हैं, या खुद कहीं आ जा रहे हैं, या वो गति कर रही हैं, या वो प्रजनन कर रहे हैं,
यहां तक कि मैं बोल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, पलक झपका रहा हूं, सोच रहा हूं, जो मेरी हार्ट बीट चल रही है, सारे बॉडी में काम हो रहे हैं, उन कामों को करने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा सभी को कहां से मिलती है? तो यह ऊर्जा मिलती कहां से है? अब इस पर चर्चा करेंगे कि यह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है। इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऊर्जा क्यों जरूरी है, कैसे मिलती है, कहां मिलती है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। अब आप कहोगे कि हमें ऊर्जा कहां से मिलती है, तो आप कह दो कि हम भोजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, भोजन करते हैं, भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? अब ये ऊर्जा है हमें भोजन से मिलती कैसे है? यह ऊर्जा उपयोग में कैसे आती है? फिर हम ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? ऐसा नहीं है। सभी खाद्य प्रकार, जो सभी खाद्य सामग्रियां हैं, उनमें समान प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है। क्या पादप भोजन करते हैं? सर पादप भोजन तो नहीं करते। सर पादप भोजन तो नहीं करते, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन बनाते हैं तो भोजन करते भी तो है ना? पादप में यह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? यानी कि पादप भोजन कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। पादप ये ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? सौर ऊर्जा के द्वारा। सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं? अब सूक्ष्म जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? ये सारी बातें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उपरोक्त के लिए किए गए अनेक प्रश्नों में आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत ही अधिक असमंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थों से मुक्त होने वाले ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक समानता है। अब आपको चाहे समझ में नहीं आया या नहीं आ गया, इन दोनों बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सांस लेना और भोजन से प्राप्त ऊर्जा, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। यानी कि सांस लेना और भोजन हमने जो किया है उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये कनेक्शन है, हमें समझना नहीं कनेक्शन है क्या। वास्तव में नॉर्मल अगर आप देखोगे ना तो किसी को ये पता ही नहीं है। जो बच्चे साइंस डिपार्टमेंट के नहीं है उनको ये बात नहीं पता होगी कि सांस लेना और भोजन का पाचन के बाद में उसका ऊर्जा में बदलना, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। दोनों क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो भी बहुत गहनता से। अब ये लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता। कहाँ सांस लेना, कहाँ ऊर्जा का निर्माण, दोनों अलग अलग चीजें है ना सोचने के लिए। लेकिन हम इसे समझेंगे कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ बृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अब कुछ बृहद अणु, यानी कि बृहद अणु का अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये बृहद अणु हो गए, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब खाद्य पदार्थ मेनली क्या होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? 7। हमारे भोजन में 7 चीजें क्या क्या होती हैं? एक तो होता है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशा। ये 7 चीजें हमारे भोजन में होती है और ये चीजें होनी जरूरी भी है। अब ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब इतना मुझे नहीं याद है मैं कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। केवल हरे पादप व नील हरित शैवाल जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि केवल हरे पादप यानी कि जो पौधे हरे होते हैं वो, और नील हरित शैवाल, यहाँ पर जीवाणु लिखा है लेकिन आप नील हरित का शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यहां पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है केमिस्ट्री का।
क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो आप कहोगे कि पौधों में होता है, नील हरी शैवालों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या, तो आप कहोगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो ये आपका रहता है रासायनिक परिवर्तन, पूछा गया क्वेश्चन। वैसे तो केमिस्ट्री में चले गए अपने, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी के साथ साथ मुझे एक बात और बताओ कि जब मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई थी, तो फिजिक्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण भोजन जो बनाते हैं वो कौन कौन से रूप में बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में बात करें तो आपका ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, मुख्यतः स्टार्च रूप में होता है। ये बात भी मैंने आपको बहुत बार बताई है। ठीक है, जो ये ग्लूकोज, ये छोटा अणु होता है कार्बोहाइड्रेट का, सुक्रोज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। तो मैं अगर कहूं तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होता है, डाइसेकेराइड सुक्रोज होता है और पॉलीसेकेराइड स्टार्च होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाएं ऊतकों अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस या सभी अंगों में फोटोसिंथेसिस या सभी ऊतकों में फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होता। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। उन कोशिकाओं में ही प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करता है, चूंकि हरे पादप में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती, बिल्कुल भाई ये सभी अंग, ऊतक व सभी कोशिकाएं हरी नहीं होती हैं। अब सभी में हरी नहीं है तो मतलब सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जा रहा। अब क्लोरोप्लास्ट सभी के अंदर नहीं पाया जा रहा तो सीधी सी बात है वो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं कर सकते, इसलिए इनके ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन्हें खाद्य पदार्थों को आरोहित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से प्रक्षेप यानी कि शाकाहारी या अप्रत्यक्ष मांसाहारी के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक, अब कुछ मृत जीवी होते हैं। अब देखो यहां पर एक शब्द आ गया शाकाहारी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पादपों पर निर्भर होते हैं, डायरेक्ट पादपों को, सीधा पादपों को खाते हैं। केवल पादपों को खाते हैं। मांसाहारी हो गए। अब देखो, अब आप कहोगे मांसाहारी की बात करें, अगर मान लीजिए मांसाहारी है वो शाकाहारियों को खाते हैं, शाकाहारी को खाते हैं, लेकिन ये पादपों को खा रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसे सीधा सीधा जाकर पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मांसाहारी है वो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब है सीधे पादपों को नहीं खा पाते, जो पादपों को खाते हैं वो इनको खाते हैं। इसको समझो थोड़ा सा। मान लीजिए आप मेरे से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, इमेजिनेशन कीजिए शाकाहारी और मांसाहारी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को समझने के लिए शब्दों का मतलब समझाता हूं। देखो मान लीजिए आप मेरे साथ ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, तो अब एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने से, आपको नहीं पढ़ाना आता, या आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या हमें समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे डायरेक्ट आकर बोल दिया, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से। अब वो ही बात कोई दूसरा स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को बोलता है कि यार नरेंद्र सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, सारा दिन साइंस लगे रहते हैं। फिर वो किसी और बच्चे ने जाके मैनेजमेंट को बोल दिया और मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, बच्चे आपसे
खुश नहीं है। हालांकि डायरेक्ट बोला भैया कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, लेकिन घुमा के बोला है बात को, दो चार बंदों को बीच में लाकर, वो हो गया अप्रत्यक्ष। तो मांसाहारियों को भोजन तो डायरेक्ट भोजन तो वो पौधों से ही ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन पहले वो शाकाहारी को खा रहे हैं और शाकाहारी इसको पौधों को खा रहे हैं, इस तरीके से एक चक्र के रूप में। अगला है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी जैसे कवक, वो क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन खाते हैं। मृतजीवी जैसे कवक हो गए, मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें जितने भी खाद्य पदार्थ है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। चलिए, वैसे तो ये इंट्रोडक्शन था, लेकिन अच्छा लगा मुझे पढ़कर, मुझे लगा भी आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। यूकैरियोटिक, यहां पर शब्द आ गया यूकैरियोटिक, यानी कि अविकसित कोशिका, सूक्ष्म जीव अविकसित कोशिकाएं। ठीक है, अविकसित कोशिका होती है यूकैरियोटिक। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से, कॉम्प्लेक्स अणुओं के विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा है, वह भी केवल यूकैरियोटिक में। ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक है ना, अविकसित नहीं, विकसित कोशिकाएं हैं, ये प्रोकैरियोटिक होती है। अविकसित प्रोकैरियोटिक होती है, ये विकसित कोशिका होती है। क्षमा चाहेंगे भाई, बताना तो वही बात है, दिमाग में प्रोकैरियोटिक ही चल रहा था, लेकिन शब्दों को पढ़ने में कंफ्यूज हुआ, इससे आप माफी चाहेंगे। ठीक है, तो जो विकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें भी जो जो ऊर्जा का विघटन होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणु C कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण से होने वाले पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। क्या कह रहा है कि कोशिकाओं में सांस क्या है? तो कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के C बंध, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बंध होता है, इस बंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं। लोग सांस लेना की और एक और परिभाषा बन गई थोड़ी सी बड़ी। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनिक क्रियाधार कहते हैं। तो श्वसनिक क्रियाधार किसे कहेंगे? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो ऑक्सीकरण वास्तव में किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? आपका श्वसनिक क्रियाधार हो गया। किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में, इसमें विशेष परिस्थितियों में क्या होता है? प्रोटीन भी टूटती है, वसा भी टूटती है, और यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनिक क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। इसमें विशेष परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां आप कह सकते हो, प्रतिकूल परिस्थितियां आप कह सकते हो। उस टाइप में कई बार हमें जब ऊर्जा की आवश्यकता है तो प्रोटीन भी टूट जाता है, वसा भी टूट जाती है, और यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी टूटकर ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनिक क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब ऊर्जा बन रही होती है, जो आपने श्वसनिक क्रियाधार आपस में ऑक्सीकरण कर रहे होते हैं, तो जो कोशिका में ऊर्जा बनती है वो एक साथ मुक्त नहीं होती। यह एंजाइम के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है और धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मुक्त होती रहती है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती। अब निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आ सकती, किंतु यह एटीपी के रूप में संश्लेषित उपयोग में आ जाती है। इस ऊर्जा को जब भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। इस कारण से एटीपी के लिए कोशिका मुद्रा ऊर्जा का कार्य करती है। यानी कि कोशिका ने क्या किया? शोषण किया, शोषण के दौरान उसने ऊर्जा बनाई। ऊर्जा किसमें स्टोर होगी? एटीपी में। अब जब भी कोशिका को जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की, तो वो थोड़ी थोड़ी एटीपी के रूप में टूटकर अपना काम करती रहेगी। ठीक है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी कहा जाता है। जैसे अपनी जरूरत होती है अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं, जब अपनी जरूरत होती है, अपने सारे पैसे तो एक साथ नहीं निकालते, जितनी जरूरत होती है उतने पैसे निकालते हैं ना, उसी प्रकार से
इसलिए इसे मुद्रा की संज्ञा दी गई है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों के विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं में प्रयोग की जाती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक अम्ल कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए प्रोग्रामिंग रूप से काम करते हैं। चलिए, ये थी आपकी श्वसन की छोटी छोटी बातें। आगे हम देखेंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं या पादप सांस क्यों लेते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पादप सांस क्यों लेते हैं या क्या पादप सांस लेते भी हैं या नहीं लेते, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, तो आप भी अगर चाहो तो जल ग्रहण कर सकते हो, है ना, कर लो भाई। चलिए, हम श्वसन क्यों करते, हम नहीं पादपों की बात करें। क्या पादप सांस लेते हैं, बताओ भाई, किसको रहते हैं? चलिए, कलर चेंज करते हैं ना, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें? येलो ले लेते हैं ना। चलिए, इस प्रश्न का कोई प्रक्षेप उत्तर नहीं है। हाँ जी, इस प्रश्न का कोई प्रक्षेप उत्तर नहीं है, लेकिन समझेंगे। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लो जी, मतलब पादपों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पादप ऑक्सीजन ग्रहण भी करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं, और वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। बिल्कुल, देखो अपने तो क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने तो क्या पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये दिखा गया कि मुक्त भी करते हैं। बिल्कुल भाई, मुक्त भी करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु तो विशिष्ट अंग नहीं होते। अब हमारे प्राणियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? श्वसनांग के द्वारा। जैसे नासा छिद्र, नासा द्वार, नासिका, ग्रसनी, उसके बाद में श्वसनिका, फिर श्वसन श्वसनिकाएं, फिर वायु कुपिकाएं, मोस्टली देखा जाए तो फेफड़े। ठीक है, उस प्रकार से पादपों में तो फेफड़े होते ही नहीं है, फिर वो गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? बल्कि उनके इस उद्देश्य से रंध्र व वात रंध्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रंध्र और वात रंध्र। ये आपको याद रखना है। यानी कि पौधे अगर श्वसन का गैसों का आदान प्रदान करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? वात रंध्र या रंध्रों के द्वारा। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। यानी कि उनके अंदर विशिष्ट अंग तो है नहीं, फिर वो कैसे? तो इनकी विशेष परिस्थितियां होती हैं, यानी कि अनुकूलन। अब पादप अपनी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कहां पर उनको गैसों के आदान प्रदान की आवश्यकता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन रहता है, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। दूसरा कारण है पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती, और पादपों में इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं गैसों के आदान प्रदान की। ठीक है, पादप के विभिन्न भागों में पादप के विभिन्न मूल होता है, तना होता है। पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी दर से होता है। यानी कि पादपों में अगर श्वसन की बात करें तो मूल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, इनमें जो श्वसन होता है वो जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति से होता है। यानी कि धीरे धीरे इनमें श्वसन होता है। हमारे अंदर जो श्वसन होता है वो बहुत ही फास्टली होता है। प्राणियों में श्वसन होता है वो बहुत ही फास्टली होता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है, केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। कब? जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तब ही गैसों का आदान प्रदान होता है, वो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी बात होती है अनुकूलन की। पत्ती ऑलरेडी अनुकूलित है और वो अपनी इस बात का ध्यान रखती है कि मुझे कितनी गैसों का आदान प्रदान कहां से कितना करना है।
जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। अब देखो, कोशिका को ऑक्सीजन के लिए समस्या, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो पादप को तो ऑक्सीजन की समस्या से जूझना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बना रहा है। समझ आ रही है? अगर आप कुछ चीज बना रहे हो, आपके पास कुछ चीज है, तो आपको उस चीज के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना थोड़ी है। वो तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, तब आप वायुमंडल को दे रहे हो। पौधा क्या सोच रहा है? पौधे के पास एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन बन रही है, इसलिए वो वायुमंडल को दे रहा है। उसको जितनी जरूरत है वो अपने पास रख लेता है, बाकी उसको दे देता है। तो इसलिए पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोई समस्या नहीं आती। तीसरा कारण यह है कि बड़े स्थूल